क्विक रिकॉल कर लेते हैं अभी तक के जो सेशन हुए हैं उन सब के बारे में। फर्स्ट डे हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी लैंग्वेज के लिए दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनमें से एक चीज़ होती है उसकी वर्ड पावर, और एक जो सेकंड पार्ट रहता है वो है उसका ग्रामेटिकल पार्ट। फाइन। और अभी तक जो आप मेरे साथ काम कर रहे हैं वो है प्रैक्टिकल ग्रामर वाली बात। वैसे मैं आज का जो सेशन है उसमें कुछ बदलाव लेके आ रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों के मेरे पास सजेशंस आए थे, फीडबैक आई, उसमें ये कहा गया कि सर ग्रामर में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स स्कूल गोअर्स हैं, जो स्कूल जाते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। सो आज से जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं उन्हीं शब्दों को यूज़ करने वाला हूं जो ग्रामर उन शब्दों को यूज़ करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जिन्हें मैं अभी तक डूअर्स कह रहा था, ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट डे भी कहा था, उन्हीं को इंग्लिश की ग्रामर सब्जेक्ट्स कहती है, यानी कि करता। जिन सोल वर्ड्स कह रहे थे अभी तक उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं या मॉडल वर्ब्स कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो हम इन्हीं वर्ड्स को यूज़ कर लेंगे आज के बाद अपने सेशंस के अंदर। एंड एक्शंस मीन्स वर्ब्स होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जिन वर्ड्स के लिए सोल वर्ड यूज़ किया था आज से हम उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे जो कि ग्रामर कहती है। आई होप अब उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं ग्रामर से कनेक्टेड हैं और कंपटीशन में या जब अपनी पर्सनल स्टडीज़ करते हैं इंग्लिश की तो उसमें उनको इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि फ्यूचर की बात कैसे की जाती है। फाइन। फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है उसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया? विल नाम दिया गया था। ये हम लोगों ने पिछले सेशन में अच्छी तरह से बात की थी। नाउ एक वर्ड और है शैल। कुछ लोगों के सवाल आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे बात किया कि सर हमने भी स्टडी भी किया है, हमने भी पढ़ा है कि एक शेल वर्ड भी होता है। सो आज का जो पूरा सेशन रहेगा वो है डिफरेंट यूसेजेस ऑफ शेल। तो जो शेल वर्ड है हम उसको कैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं तो ये तो एक्सेप्टेड है कि जब भी कभी आपको फ्यूचर की सर्टन बातें करनी हो, सर्टन मतलब निश्चित हैं, तो इंग्लिश कहती है आप विल को हर जगह यूज़ कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विल, यू विल, वी विल, दे विल, शी विल, ही विल, इट विल। क्लियर? और इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आई एंड वी जिसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन माना जाता है। आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, नहीं है तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि आई एंड वी ये तो दो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हमेशा फर्स्ट पर्सन माना गया। यू जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। इसके अलावा दे, शी, ही या इट, इनको थर्ड पर्सन के अंदर शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी। फाइन। तो जब भी आप आई और वी की बात करते थे फ्यूचर में कंजर्वेटिव तरीके से, तो इंग्लिश ने तरीका दिया था कि विल यूज़ नहीं होगा, शेल वर्ड यूज़ करिए फ्यूचर की बातें बताने के लिए। यानी कि जहाँ इंसान कहता है आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी वर्ब है, जैसे आज के सेशन में मैं आपके साथ बहुत सारे नए वर्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारे नए एक्सप्रेशंस यूज़ करने वाला हूँ। सो आई होप आप ये वीडियो मेरा पूरा देखेंगे और साथ में ये सारे नोट्स भी ज़रूर बना लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो शब्द मैं आपके साथ यूज़ करने वाला हूँ ये शब्द मेरे फेवरेट भी हैं और बहुत काम के हैं। इनमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस आने वाले हैं, बहुत सारे फ्रेजेस आने वाली हैं। सो आई होप कुछ लैंग्वेज बोलते वक्त आपके पास कहीं ना कहीं जो बेसिक होता है उसमें थोड़ा सा तो एडवांस लेवल आपका ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा आपका। सो फ्यूचर के बारे में बात चल रही है, तो अगर मैं पुराना तरीका अपना के बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया आई शैल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, मतलब आई शैल कम। सिंपल एक्शन ले लेते हैं, आई शैल कम। अच्छा, जब भी हम कहीं आते हैं तो नियम सिंपल कहता है कि जब भी हम कहीं आएंगे तो कम के बाद टू प्रपोजिशन ज़रूर लगेगी। कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि हिंदी में कहूँ तो उनको अपवाद कहते हैं। तो उन अपवादों में ये कहा जाता है कि अगर आपको कम या गो शब्द के साथ होम वर्ड यूज़ करना हो तो कभी भी आप गो या कम वर्ड के साथ टू प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। गो होम, कम होम। अगर आप होम वर्ड की जगह हाउस वर्ड यूज़ करेंगे तो टू लगेगा। कुछ लोग गलती से एट भी यूज़ करते हैं, गो एट होम, कम एट होम, नो। तो प्लीज़ जब भी आप गो एंड कम वर्ब एक्शन यूज़ करें तो
उसके साथ होम वर्ड जब आप यूज़ कर रहे हो तो टू प्रपोजिशन या एट प्रपोजिशन मत यूज़ करिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लेते हैं मेरी घर में बातचीत हो रही है और कोई मुझसे पूछ रहा है, मॉम ने मुझसे पूछ लिया या घर के मेरे सदस्य ने पूछ लिया कि घर कब आओगे, तो आई विल कम होम, आई विल कम टू होम गलत इंग्लिश, आई विल कम एट होम गलत इंग्लिश, आई शैल कम होम मीन्स आई विल कम होम या आई शैल कम होम, दोनों के दोनों ठीक हैं। बट मैं आपको फिर बता चुका हूँ, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको आई विल बोलना चाहिए और कंजर्वेटिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको बोलना चाहिए आई शैल कम होम। अब अगर आप कभी भी समय की बात करते हैं तो समय बताने के लिए कुछ प्रपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। अगर आप किसी भी काम को करने की समय सीमा बांध देते, अगर आप एक लाइन खींच दें कि इस समय तक ये काम हो जाएगा, तो इंग्लिश में आप 3 प्रपोजिशंस यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक होती है बाय, एक होती है टिल, TILL टिल, एक होती है अनटिल, UNTIL अनटिल। अनटिल की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, टिल में डबल L होते हैं LL, लेकिन अनटिल में सिंगल L होता है UNTIL अनटिल। अब जो इसका डिफरेंस है वो समझ लेते हैं कि बाय वर्ड यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर। तो जब आप US इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो आपको बाय प्रपोजिशन यूज़ करनी चाहिए, और अगर आप UK की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको यूज़ करना चाहिए टिल या फिर अनटिल, समय को बांधने के लिए। मैंने कहा 7 बजे तक घर आ जाऊंगा, 7 बजे घर आ जाऊंगा, तो मैं लगाता एट। जब आपको मालूम है किसी काम को करने के लिए जब निश्चित समय होता है तो एट लगाते हैं, फिर आप बाय, टिल या अनटिल यूज़ नहीं करेंगे। आपने जब समय सीमा बांध दी है, समय सीमा क्रिएट कर दी है, तो आपको फिर एट यूज़ नहीं करना। ये छोटा सा डिफरेंस है प्रपोजिशन का, वो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप शाम को 7 बजे तक आने की बात करें, अगर आप मुझसे ये भी पूछें कि सर फिर अनटिल एंड टिल में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों के बारे में, अगर टिल और अनटिल के डिफरेंस की बात करें तो टिल वर्ड ज़्यादातर बोलचाल में यूज़ होता है और अनटिल शब्द थोड़ा सा फॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मल राइटिंग में अनटिल वर्ड ज़्यादा दिखाई देगा। बस यही छोटा सा डिफरेंस है जो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं ओ क्लॉक की। कई लोगों को शायद ओ क्लॉक यूज़ करने में भी दिक्कत होती है। वेल, ओ क्लॉक की इंग्लिश कहती है कि जब भी आप किसी समय के बारे में बता रहे हो और उसमें सिर्फ आवर्स की बात हो रही हो, 7 o'clock, इसमें 7 बजे की बात हो रही है, 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, सो आप ओ क्लॉक यूज़ करेंगे। कोई भी टाइम जिसमें मिनट्स भी शामिल हैं, अगर आप मिनट्स के साथ टाइम बताते हैं तो उसके साथ आप कभी भी ओ क्लॉक नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ 7:30 o'clock, तो ये गलत है क्योंकि इसमें तो 30 हैं, वो क्या है, वो मिनट है, और मिनट के साथ ओ क्लॉक यूज़ नहीं हो सकता। तो जब आप आवर्स की बात करते हैं, एग्जैक्ट आवर्स की बात करते हैं, तभी आप ओ क्लॉक यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपसे कहूँगा कि मेक इट अ पॉइंट, मतलब इस बात की गांठ बांध लीजिए। तो पहला जो सेंटेंस था आज का वो था आई शैल कम होम बाय 7 o'clock। नंबर 2, अगर आपके किसी भी व्यक्ति ने अगर आपसे पढ़ने के लिए कहा है, या आप उसका एक सेंटेंस बना लीजिए कि अगर आपको फ्यूचर में अपने पढ़ाई के बारे में बात करनी है, और पढ़ने के लिए जब हम एक्शन यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए स्टडी वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि हम अध्ययन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई शैल स्टडी, कंजर्वेटिव तरीका, आई शैल स्टडी। तो आज क्योंकि हम कंजर्वेटिव इंग्लिश पे बात कर रहे हैं तो आज हम विल पे नहीं शैल पे बात करेंगे। तो आई शैल स्टडी, इसके साथ एक बहुत अच्छी फ्रेज़ लगा दीजिए इंग्लिश की, जिसे कहते हैं डे इन डे आउट। हिंदी में जब बात करते हैं तो कहते हैं दिन रात। तो जब भी कभी आपको दिन रात की बात करनी तो डे नाइट मत बोलिए, आप डे इन डे आउट यूज़ करिए वर्ड। आज हम शैल पे बात कर रहे हैं तो आई शैल स्टडी डे इन डे आउट, आई शैल वर्क डे इन डे आउट, आई शैल वर्क आउट डे इन डे आउट। वर्कआउट मतलब कसरत करना, आई शैल वर्क आउट डे इन डे आउट। एक रिस्ट्रिक्शन दिया है कंजर्वेटिव इंग्लिश ने कि शैल वर्ड आप यू के साथ नहीं यूज़ कर सकते। किन के साथ यूज़ करेंगे, आई के साथ या सिर्फ वी के साथ। तो आई शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वी शैल तो वी के साथ भी बना लेते हैं, वी शैल गो टू मार्केट। हिंदी नहीं देखेंगे, मतलब सिंपल है, वी शैल गो टू मार्केट मतलब हम मार्केट जाएंगे। हिंदी देखनी है देख लीजिए, बाकी तो आप इंग्लिश में बनाइए, आपको वर्ड मिल ही गया है। शैल एक हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर की बात करती है, कंजर्वेटिव तरीका है।
अगर हम यूज़ ना करें आज के लेटेस्ट इंग्लिश में तो भी हमें कोई गलत नहीं ठहराएगा, बट फिर भी हम सिर्फ नॉलेज से, मतलब सिर्फ नॉलेज के नाते हम इस चीज़ को याद कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात शैल से भी की जा सकती है आई एंड वी के साथ। वी शैल विन द मैच, वी शैल विन द मैच। तो किसी भी चीज़ को जीत जाने को इंग्लिश में विन कहते हैं। विन की सेकेंड फॉर्म वॉन होती है और थर्ड फॉर्म भी वॉन होती है। अच्छा, वॉन शब्द WON का जो दूसरा उच्चारण होता है, जो उसको आप दूसरे तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो होता है वन। तो WON को आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, एक होता है वॉन और एक होता है वन। बोथ आर राइट। वी शैल विन, क्यों? क्योंकि शैल के साथ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वी शैल विन द मैच, आई शैल विन द मैच, यानी कि आप अकेले जा रहे हैं कहीं ना कहीं मैच खेलने के लिए और आप सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि आप ये मैच जीत ही जाएंगे। तो आई शैल विन, वी शैल विन। अगर आपको कोई इंसान दिख रहा है बीमार है तो वो इंसान क्या बात करेगा भविष्य में कि आई शैल सी द डॉक्टर। मीन्स यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं है, सी का एक मीनिंग मिलना भी होता है। तो मीट जो शब्द होता है मिलने के लिए, आप उसको सी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब थोड़ी फॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो आप मीट वर्ड हटा के उसकी जगह सी वर्ड यूज़ करिएगा। तो आई शैल सी द डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने की बात चल रही है। तो आई विल सी द डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर से मिलूंगा। और क्यों व्यक्ति मिलेगा डॉक्टर से, ये तो क्लियर ही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति बीमार है, इसलिए वो कह रहा है आई शैल सी द डॉक्टर। वी शैल पार्टी। अच्छा, पार्टी जो वर्ड है ये एक नाम भी होता है और ये एक्शन भी है। एक्शन, यस ऑफ कोर्स, एक क्रिया भी है ये। तो ये होगी फर्स्ट फॉर्म पार्टी, सेकंड फॉर्म पार्टीड, थर्ड फॉर्म पार्टीड। सो वी शैल पार्टी, यानी कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है वी शैल पार्टी, वो आपको बताना चाहता है वो और उसके साथ में कुछ और लोग हैं। तो वी शैल पार्टी दिस वीकेंड। ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस शैल के। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस पे बात कर लेते हैं कि जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे कंजर्वेटिव तरीके से, तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल, आपको नॉट वर्ड लगाना पड़ेगा। और नॉट किस में लगाएंगे आप? हमेशा हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है इस समय? शैल। शैल के साथ आप नॉट लगाइए। सिंपल इंग्लिश में, किताबी लैंग्वेज की बात करूं, फॉर्मल इंग्लिश की बात करूं तो आई शैल नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी शैल नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम बात करें शैल और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, तो शैल नॉट को जब मिलाएंगे तो जब आप लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगी SHAN अपोस्ट्रॉफ है T, शैंट या शांत, शैंट, आई शैंट। और फिर जो भी वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म आई शैंट। और फिर आप कुछ एक्शंस ले लीजिए, जो काम आप बिल्कुल बात कर रहे हैं फ्यूचर की, सर्टन बात कर रहे हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये काम फ्यूचर में नहीं करेंगे। LEAVE, लीव मतलब का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। सो आई शैंट लीव, इसका मतलब है नहीं छोड़ूंगा। हिंदी निकले बाहर तो शैंट, आई शैंट लीव। और किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? आप किसी भी चीज़ को बात करें। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं लीव इन लर्च। हिंदी में अगर कहूँ तो हिंदी में कहा जाता है मझधार में छोड़ देना। यानी कि जब इंसान या किसी को भी जब बहुत ज़रूरत होती है उस समय अगर उनके नियर एंड डियर वंस उनका साथ छोड़ दें तो इसको लीव इन लर्च कहते हैं। और आप किसी को भरोसा देना चाहते हैं, तो अगर आप एक बहुत पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, आई शैंट लीव यू इन लर्च, और साथ में एक और खूबसूरत एक्सप्रेशन जोड़ दीजिए, कम वॉट मे। इसको हिंदी में कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ हो जाए, खुद भी अच्छी परिस्थिति में नहीं हो फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आई शैंट लीव यू इन लर्च। तो आप ये यूज़ करिए, कभी यूज़ करिए आई शैंट डिसओबे यू। डिसओबे, ओबे मीन्स किसी का अनुसरण करना, किसी की बात को मान लेना। यानी कि किसी ने कुछ हमें कहा है तो अगर हम उनकी बातों को मानते हैं, अगर हम उनकी बातों को मानते हैं तो हम उन्हें ओबे करते हैं, और अगर हम किन्हीं बातों को नहीं मानते तो हम उसे डिसओबे कहते हैं। तो दो वर्ब्स आपको मिल गई, ओबे एंड डिसओबे। और आप ये मना करना चाहते हैं भविष्य में कि आप कभी भी उस इंसान को जिसको आप ये बोल रहे हैं, तो बिल्कुल बता लीजिए भैया आई शैंट डिसओबे यू। ऐसी पर्सन को जब हम ऑफेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस इंसान को अपसेट कर देते हैं। तो किसी इंसान के लिए जब ऑफेंड वर्ड यूज़ होता है तो
उसको अपसेट करना कहते हैं। और किसी रूल, किसी कानून को ऑफेंड करते हैं, ऑफेंड मत करिएगा। इसकी स्पेलिंग होती है OFFEND। इसको प्रोनाउंस ऑफेंड नहीं करते, अफेंड करते हैं। तो किसी भी लॉ को, रूल को जब ऑफेंड करते हैं तो इसका मतलब होता है उसका उल्लंघन करना। तो जब आप किसी पर्सन की बात करें कि आप उस इंसान को क्या नहीं करेंगे, कभी भी उस इंसान को अपसेट नहीं करेंगे। तो आई शैंट अपसेट यू, आप अपसेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। आई शैंट offend you, I shan't offend the traffic rules, I shan't offend the law। I hope ये आपको क्लियर हो चुका। तो I shall not। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, कोई लेटर कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, कोई फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो, तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप उनमें कभी भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो होती हैं उन्हें यूज़ ना करें। यानी कि आई शैंट ना लिखें किसी फॉर्मल लेटर में या किसी एप्लीकेशन में। वहाँ पे आप एक एक शब्द को अलग अलग करके लिखिए। आई शैल नॉट अफेंड यू, वी शैल नॉट अफेंड यू। अगर आप अपॉर्चुनिटी को ब्रिटिश तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो इसका उच्चारण होगा अपॉर्चुनिटी, और अगर आप इसको अमेरिकन स्टाइल में प्रोनाउंस करोगे तो इसका उच्चारण होगा अपॉर्चुनिटी। उसमें च का साउंड नहीं सुनाई देगा, ट का सुनाई देगा। अपॉर्चुनिटी, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप जो चाहें वो यूज़ करिएगा। तो मैं कह रहा था कि अगर मेरे सामने एक अफसर है और मैं उसको नहीं गंवाने वाला और किसी से गंवा देने को मिस कर देना होता है, आई शैल नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, आई शैल नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। भी किसी से हम वादा करते हैं तो प्रॉमिस वर्ड आपके पास है। प्रॉमिस अपने आप में वर्ब भी है, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर प्रॉमिस करने को इंग्लिश में मेक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेक अ प्रॉमिस मतलब वादा करना। अच्छा, और लगा रहे हो इसका मतलब एक प्रॉमिस की बात हो रही है, और अगर आप एक से ज़्यादा प्रोमिस की बात कर रहे हैं तो प्रोमिस वर्ड यूज़ हो जाएगा, मेक प्रोमिस। अच्छा, कुछ लोग फेक वर्ड भी यूज़ करते हैं, मेक फेक प्रोमिस। फेक मतलब कोई भी चीज़ जो जाली है, जो रियल नहीं है, वो चीज़ फेक होती है इंग्लिश में। तो ऑफ कोर्स पहले आप वर्ब बना लीजिए, मेक फेक प्रोमिस। और ये काम आपने सामने वाले को साफ साफ बता दिया कि कुछ भी हो जाए, आई शैल नॉट मेक फेक प्रोमिस, यानी कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं बिज़नेस में घाटा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूँगा। जैसे मैं इस समय आपसे कह सकता हूँ कि आई शैल नॉट मेक फेक प्रोमिस, इस बात के लिए कि मैं आपसे ये कहना शुरू कर दूँ कि बस आप यूं ही इंग्लिश में यूं ओवर द नाइट, या कहूँ कि जस्ट ऐसे पलक झपकती, ओवर द नाइट पलक झपकते ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी आसान नहीं है। इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप सीख रहे हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इंग्लिश बोलना उतना आसान नहीं होगा। सो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। सो आई शैल नॉट मेक फेक प्रॉमिसेस। आप भी मुझे कह सकते हैं सर बिल्कुल, आई शैल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक अवसर है, तो अगर आप ये मुझे बताना चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो आप नहीं मिस करेंगे, कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आई शैल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ये था आज का पहला शैल का यूज़। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, सर्टन जगह जहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है कि आप शैल को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं विल वर्ड से। सो ये जितने सेंटेंस अभी हमने शैल नॉट और शैल से बनाए थे, उन सब जगहों पे आप विल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ शैल का बहुत फॉर्मल तरीका, ब्यूरोक्रेटिव या फिर कोर्ट, कानून की भाषा में अगर बात करें या कानून के डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आप कभी देखिएगा, अगर आप कभी भी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो उसमें अगर इंग्लिश में बने वो डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको बार बार शैल वर्ड दिखाई देगा। कल को अगर कहीं पर किराए पर एक मकान लेते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स रेंट किराए को भी बोलते हैं और रेंट किसी घर को किराए पर लेने को भी कहते हैं। सो अगर कल को आप कोई घर रेंट करने गए, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, अगर आप उसे रेंट कर रहे हैं, आप उसे किराए पर ले रहे हैं, तो आप का पहली बात, जिसे हिंदी में किराएदार कहते हैं, उसको इंग्लिश में टेनेंट कहते हैं। और जो उस ज़मीन का मालिक है
उसको या तो सिंपल शब्दों में बात करें तो कहते हैं लैंड ऑनर, या आप उसे बोल सकते हो लैंडलॉर्ड। पुरुष लैंडलॉर्ड, महिला लैंडलेडी, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लैंड ऑनर दोनों के लिए यूज़ होगा, तो चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, लैंड ऑनर दोनों के लिए यूज़ करिएगा। लैंडलॉर्ड मेल के लिए, लैंडलेडी फीमेल के लिए। तो वो अगर अपने घर रेंट पर देते हैं, कहीं पर भी जब हम कोई घर किराए पर लेते हैं तो किरायानामा बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में। तो जो भी उसके अंदर टर्म्स लिखी जाएंगी, जो भी उसके अंदर कंडीशंस लिखी जाएंगी, अगर वो इंग्लिश में हैं तो फिर, अच्छा टर्म्स मतलब या कंडीशंस मतलब यहाँ पे नियमों की बात करूँ, तो जो भी नियम लिखे जाएंगे उसमें दोनों के बारे में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर टेनेंट से रिलेटेड कोई बात लिखी गई है तो वहाँ पे सेंटेंस लिखा होगा द टेनेंट शेल पे द रेंट, द टेनेंट शेल पे द रेंट बाय फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। समझ में आया मैंने बाय क्यों लगाया? मैंने बांध दिया समय को, क्या 1 तारीख तक पे कर दें। या अगर आपको ये बताना हो, अच्छा अब कुछ सेंटेंसेस बना देते हैं, जैसे कि अगर टेनेंट के लिए एक टर्म लिखी गई है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो हो सकती है शायद द टेनेंट शेल पे द रेंट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। छोटा सा प्रपोजिशन का रूल, जब भी कभी आप कोई डे एंड डेट बताते हैं तो उससे पहले ऑन ज़रूर लगाइए। डे एंड डेट बताने से पहले ऑन ज़रूर लगाइए। तो फर्स्ट का मतलब 1 तारीख, 1 नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे। द टेनेंट शेल पे द रेंट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को उसको पे करना है, इसलिए मैंने क्या प्रपोजिशन यूज़ की, ऑन। अगर आपको थोड़ी सी सहूलियत दे दी आपके लैंडलॉर्ड ने, तो हो सकता है कंडीशन में ये लिखा जाए द टेनेंट शेल पे द रेंट बाय, या फिर टिल, या फिर अनटिल 7th ऑफ एवरी मंथ। यानी कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि 7 तारीख तक आपको रेंट पे करना है, तक मतलब बांध दिया ना समय को, अब ऑन नहीं है। ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ का मतलब है 7 ही तारीख को पे करनी है, बट बाय 7th ऑफ का मतलब है 7 तारीख तक। यानी कि आप 1 तारीख को भी पे कर सकते हो, 2 को भी पे कर सकते हो, 2 को भी पैसे नहीं मिले तो 4 को भी पे कर सकते हो, 6 को भी पे कर सकते हो, 7 तक भी पे कर सकते हो। लेकिन 8 को अगर पे करोगे तो हो सकता है कि टेनेंट के लिए लैंडलॉर्ड ने कंडीशन लगा दी हो कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, है ना। जैसे अगर 7 के बाद हो गई तो हो सकता है टेनेंट शेल पे द इंटरेस्ट, फाइन। तो ये क्या बना, ब्याज की बात हो रही है, इस तारीख के बाद ये हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म शायद ये भी बहुत कॉमन है जो लिखी जाती है, बोथ पार्टीज टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड शेल बी बाउंड बाय द टर्म्स। यानी कि जो नियम कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं उनसे टेनेंट एंड जो लैंडलॉर्ड है वो दोनों बंधे हुए होंगे। और जब कोई इंसान बंधा हुआ होता है तो उसको बाउंड कहते हैं। इसमें बी क्यों लगाया, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर आने वाला है। ये नहीं कहूँगा कि बी मतलब होना होता है, कई लोग आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि बी मतलब होना होता है, नहीं। बी एक बहुत खूबसूरत इंग्लिश है, अगर मैं आपको कहूँ तो ये पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस के ऊपर बात करेंगे हम लोग तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सो अभी इसके अंदर नहीं घुसते, सिंपल सा समझ लेते हैं कि जो टेनेंट है और जो लैंडलॉर्ड है वो दोनों जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं उससे वो दोनों बंधे होंगे। फ्यूचर की बात चल रही है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बात करिए। गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड द बेसिक एमनिटीज। अगर कोर्ट ने लिख दिया है द कल्प्रिट मीन्स वो इंसान जिसने कोई जुर्म किया है और वो जुर्म साबित भी हो गया है, तो फिर वो कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में वो इंसान कल्प्रिट है। द कल्प्रिट शेल पे द कंपनसेशन टू द विक्टिम। यानी कि कंपनसेशन मतलब मुआवजा, विक्टिम मतलब जो पीड़ित है। तो अगर किसी पे केस चल रहा है और बाद में किसी पे प्रूव हो चुका है कि ये इंसान गिल्टी है, ये इंसान कल्प्रिट है, ये गुनहगार है, तो गुनहगार के ऊपर कोर्ट ने क्या दे दिया लिखकर, ये दे दिया कि अब ये कानून बन गया है कि द कल्प्रिट शेल, कानूनी भाषा, शेल पे द कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मुआवजा, कंपनसेशन और किसको पे करेगा, टू द
विक्टिम। ये कुछ लीगल सेंटेंसेस हैं। जब आप किसी शासकीय दस्तावेजों की बात करूं, ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, या कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स या जो लॉ के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसमें इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे शेल मस्ट है, बिल्कुल मान के चलेगा। ये एक ऑब्लिगेशन है, मतलब ये कर्तव्यों के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे शेल आपको ज़रूर दिखाई देगा। फाइन, ये था दूसरा यूज़ शेल हेल्पिंग वर्ब का।